प्लॉट वर्सेस फ्लैट, तो बिल्कुल कंपनसेशन जो है लेना चाहिए डेवलपर से। आपको उस पर कोई रिटर्न, रिकरिंग रिटर्न तो नहीं मिलने वाला है। कॉमर्शियल का टाइप क्या है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है कि उसे पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के सवाल को सवाल जवाब के इस एपिसोड में लिया जाए या फिर उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। इसी कड़ी में अगर आप देखें तो तमाम रिव्यू वीडियो भी आप लोगों तक आ रहे हैं। तो आपके मन में जो भी दुविधा है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। यदि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए हमने एक क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपनी समस्या हम तक पहुंचा दें, कोशिश रहेगी आपको इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए। चलिए सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सचिन पाटिल जी का सवाल है। इन्होंने लिखा है, हेलो सर, इज इट पॉसिबल टू फाइल कंप्लेन अगेंस्ट बिल्डर फॉर डिलेड पोजीशन बिफोर ही हैंडओवर्स द फ्लैट? हाउ मेनी मंथ्स शुड आई वेट टू फाइल कंप्लेन आफ्टर द पोजीशन डेट पास्ट? देखिए सचिन पाटिल जी, ये चीज़ जो है समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लीजिए जिस डेट पे, यहाँ 2 से 3 चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि किस डेट को आपको फाइनल करना है, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। उसके लिए पहले तो आपको ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको ये डेट दिया गया था कि दिसंबर 2022 में आपको पोजीशन मिलेगा और कोविड का एक्सटेंशन मिला के ये पोजीशन डेट था, तो आप उसके बाद कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। एक चीज़, अब इसमें ये आपको इंतजार नहीं करना है कि 6 महीने बाद वो पोजीशन दे रहा है, जब पोजीशन आपको मिल जाएगा उसके बाद कंप्लेन करने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब भी आपको कमिटेड डेट, जो रिटन कम्युनिकेशन आपके साथ हुआ है, वो क्रॉस होता है तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। कई लोगों के मन में यह भी दुविधा है कि डेवलपर तो लगातार महारेना में एक्सटेंशन ले रहा है, फिर हमारे साथ कैसे अप्लाई होगा? अगर वो एक्सटेंशन उसको मिल ही गया अथॉरिटीज़ की तरफ से तो हम तो कंप्लेन कर ही नहीं सकते। अब ये डेट भी बीतने दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपको रिटन जो कम्युनिकेशन हुआ है मेल पे या फिर एग्रीमेंट पे, जो भी अर्लीस्ट है, अगर वो क्रॉस हो रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह ये रहेगी, कंप्लेन करने से पहले आप लोग ग्रुप में पहले डेवलपर से संवाद स्थापित करिए कि आपने डिले किया है, उसकी कारण भी समझिए, और जो कंपनसेशन अमाउंट बन रहा है MCLR रेट प्लस 2%, तो जो भी करंट MCLR रेट है, मान लीजिए 7% है अभी SBI का, तो उस पर 2% यानी 9%, जितना भी आपने इन्वेस्ट कर दिया है एनुअली 9% के इंटरेस्ट के हिसाब से कितना अमाउंट हो रहा है, उसे क्या डेवलपर मंथली देना चाह रहा है, क्वार्टरली देना चाह रहा है, किस तरीके से दे रहा है, या नहीं देना चाह रहा है, या कितना देना चाह रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्डर के साथ डिस्कस करके पहले सेटल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको महारेरा में जाने से पहले कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन मिल जाए। और अगर मान लीजिए सिर्फ डिले महीने 1.5 महीने का है तो वहाँ कुछ तो बनता नहीं है कि आप कंप्लेन के लिए जाएं। लेकिन अगर वो डिले 5 महीने 6 महीने यानी कि 3-4 महीने के ऊपर है तो आपको बिल्कुल कंपनसेशन जो है लेना चाहिए डेवलपर से, क्योंकि ये डेवलपर की जिम्मेदारी है कि वो पोजीशन टाइम पे क्यों नहीं दे रहा है। और अगर नया लॉन्चेज लगातार लाए जा रहे हैं तो पहले पुराने प्रोजेक्ट को डिलीवर करें, और अगर नहीं हो रहा है तो वह इंसान जो एंड यूज़ पर्पज़ के लिए लिया है वो EMI भी दे रहा है, रेंट भी दे रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो एक होप रहती है उस पर भी चोट पहुंच रही है कि मुझे टाइम पे मिलता तो मैं इस तरीके से इंटीरियर कराता, मैं अभी शिफ्ट हो जाता। कहीं ना कहीं आदमी उसी हिसाब से प्लान करता है और वो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन 3 साल 4 साल इंतजार करने के बाद इंसान फेडअप हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसमें उन्हें जो है बायर्स को एक इमोशनल ट्रॉमा भी होता है इसके चलते। तो पहले आपको डेवलपर से बात करना चाहिए, और उसके बाद अगर वो कन्विंसिंग है सब चीज़ें तो ठीक है, आपको कंपनसेशन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको कंप्लेन के लिए जाना चाहिए और ग्रुप में जाएं। और अभी महारेरा यह भी प्लान कर रही है कि वो टास्क फोर्स बनाए और जिससे इसके इम्प्लीमेंट भी किया सके, और नहीं भी होता है तो आप उसके लिए अलग से भी जो है इसको एक्शन में लाया जाए, इसके लिए भी आप कोर्ट तक जा सकते हैं। और हाँ, मैं बार बार इसे दोहराऊंगा, अगर आपको कमिटेड डेट क्रॉस हो रहा है तो उसके बाद आप बिल्डर से संवाद करके आप कंप्लेन फाइल करिए। महारेरा में कितना भी एक्सटेंशन मिले वो नए बायर के लिए है, आपके लिए वही डेट है जो आपके साथ रिटन कम्युनिकेशन किया गया है। सतीश जी हैं, इन्होंने लिखा है, विच इन्वेस्टमेंट इज गुड इन पुणे, प्लॉट और फ्लैट फॉर रिटर्न? देखिए सतीश जी, नो डाउट हम लोग हमेशा प्लॉट लेना पसंद करते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और जो लैंड का एप्रिसिएशन रेट है वह भी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू एनी बिल्टअप इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब यहाँ समस्या कहाँ पे आती है? समस्या यहाँ पे ये आती है जो कि हमने प्लॉट वर्सेस फ्लैट का एक पूरा कंपैरिजन वीडियो भी बनाया, उसे आई बटन पे चला देते हैं। जिनके मन में भी ये दुविधा है
उसे आराम से पहले वीडियो देख लीजिए, उसे क्लिक करके उसे भी जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ थोड़े में समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ कि आपको साफ सुथरी प्लॉट मिले, इसकी गारंटी नहीं रहती। ज़्यादातर लोग गुंठेवारी में खरीद लेते हैं, यानी जहाँ पे उनका 7/12 नहीं होता है, जहाँ पे लैंड सेतीना विकास जोन में रहती है, जहाँ पे कल को क्या डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से होगा, कितना मेस होगा वहाँ पे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं रहता, क्योंकि वो सस्ता मिलता है और वहाँ जाके हम खरीदते हैं, ग्रुप में डॉक्यूमेंट कराते हैं, ये ज़्यादातर लोग परचेज करते हैं क्योंकि प्राइस फैक्टर वहाँ रहता है। लेकिन लैंड आप वही लीजिए जहाँ पे आपके नाम पे लैंड ट्रांसफ़र हो रहा हो। यानी अगर मान लीजिए आपको सेतीना विकास जोन में भी खरीदना पड़ रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो आप 11,000 यानी कि 10 गुंठा के ऊपर लीजिए, जिससे आपके नाम पे इंडिविजुअल 7/12 हो सके और आप सुकून की नींद ले सके। एक चीज़, अगर मान लीजिए आपके पास उतना बजट नहीं है कि आप 11,000 स्क्वायर फीट ले पाएँ, तो आपको प्रॉपर सैंक्शन महारेरा सैंक्शन प्लॉट में खरीदना चाहिए और उसके लिए भी आपको सर्च टाइटल कराना चाहिए, या फिर जो महारेरा में अपलोडेड उनका सर्च टाइटल, उसे समझिए कि इस लैंड का टाइटल क्या था, ये किस तरह की यूज की लैंड थी, उसे किस तरीके से कन्वर्ट कराया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह किसी ट्रस्ट का लैंड रहा हो, उसको किसी तरीके से पैसा दिला के या इलीगल तरीके से कन्वर्ट करा लिया गया है रेजिडेंशियल जोन में और कॉमर्शियल करके उसको बेचा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको सर्च टाइटल में देखने को मिल जाएंगी, पूरा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखने को मिलेगा, तो जिससे आप समझ पाएंगे इस प्लॉट स्कीम में कितना दम है ये चीज़। अच्छा, जहाँ रही बात आपके रिटर्न की, तो प्लॉट लेने के बाद जब तक आप उस पर कुछ बिल्ड नहीं करते हैं, उसे रेंट पे नहीं देते हैं, आपको उस पर कोई रिटर्न, रिकरिंग रिटर्न तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं लेके हम उसको एज ए इन्वेस्टमेंट टूल यूज़ करना है, रख लें और बाद में बेच दें, तो बिल्कुल इसके लिए जो है चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन हमेशा आप साफ़ सुथरी ज़मीन ही लीजिए, नहीं तो हमेशा आप पैसा लगा के भी कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में रहेंगे जहां आपको समझ में नहीं आएगा कि फ्यूचर में क्या होगा। अभी तो चलिए ठीक है, आपने 20 लाख का प्लॉट मान लीजिए सेतीना विकास जोन में ले लिया और उसका 7/12 नहीं हुआ, कल को उस प्लॉट का रेट बढ़ के अगर 60 लाख रुपए हो जाए तो उस पर तो लोन भी नहीं मिलने वाला। तो कोई जो अगला बायर होगा वो 60 लाख रुपए में आपसे क्यों लेगा? और जरूरी नहीं कि उसके पास जो है डाउन पेमेंट हो, अगर वो किसी के पास डाउन पेमेंट 60 लाख का होगा भी तो कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा कैपेसिटी का लैंड पार्सल ले, जहाँ थोड़ा बहुत लोन भी ले ले, सिक्योर हो, प्रॉपर सिक्योरिटी हो, वाइड रोड हो, गार्बेज कलेक्शन किया जा सके, वाटर कनेक्टिविटी हो, सीवर लाइन हो, एमिनिटीज़ उसको यूज करने को मिले, उसके बच्चे खेल पाएँ, और यानी कि उनको जो पूरा कैंपस है, पूरा इन्वायरमेंट है, वो अच्छा खासा मिले। तो यह एक चीज़ है कि रिकरिंग आपको जो है उसमें कुछ भी मिल नहीं पाता है प्लॉट खरीदने पे। लेकिन अगर आपका प्लॉट में इंटरेस्ट है तो इन सब चीज़ों को देख के, उस लोकेशन के फैक्टर को, क्या पास्ट में रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, समझ के तब डालिए पैसा। रही बात फ्लैट की या फिर जो बिल्टअप चीज़ आपको मिलती है, उसमें एक चीज़ तो सियोरिटी है कि आपको गेटेड कम्युनिटी में मिलेगा, वहाँ पे एमिनिटीज़ भी होगा, और आप इसको नियर द सिटी भी ले सकते हैं, इस पर लोन भी मिल रहा है, और इसमें आपका इमीडिएट रिटर्न भी चालू हो जाएगा, कम ज़्यादा जो भी है। अब उसको समझने के लिए आपको पहले लोकेशन समझना चाहिए, उस लोकेशन में कितना पोटेंशियल है। अगर लोकेशन समझ में आ जाता है, फिर जिस डेवलपर के यहाँ आप जा रहे हैं उस बिल्डर की आइडेंटिटी क्या है, उसने पास्ट में प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर किए हैं, ये सब कुछ समझने के बाद इसको कहीं भी स्किप मत करिए। ये समझने के बाद ही फिर आप अपना पैसा लगाइए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। यानी कि अगर आपको इमीडिएट रिकरिंग इनकम चाहिए तो आपके लिए फिर फ्लैट ही ऑप्शन बनता है जो बिल्टअप में है। और अगर आप सिर्फ एक कैपिटल अप्रिशिएट करना चाहते हैं और आपको सही सुथरी साफ़ सुथरी ज़मीन मिल रही है और ज़मीन की तरफ ही आपका इंक्लिनेशन है, तभी आपको ज़मीन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप गुंठेवारी में जाएंगे तो वहाँ तमाम मैस होगा, ना सिक्योरिटी होगी, ना प्रॉपर वहाँ पे रोड वाइडनिंग होगी, और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन पे वहाँ पे चाहे फायर हो, ये सब व्हीकल्स आसानी से नहीं आ पाते हैं। ये आप किसी भी गुंठेवारी लोकेशन में जाके समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, राहुल गुप्ता जी हैं, इन्होंने सवाल किया है, इज इट फेयर फॉर ए बिल्डर टू सेल एक्स्ट्रा पार्किंग स्पॉट फॉर ए हाई प्राइस when they have already included the area of the existing covered parking in the super area of each flat and divided it among the residents? देखिए राहुल जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और देखिए इसमें जो आप सवाल कर रहे हैं इसको दो एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की डेट में लोगों को सुपर बिल्टअप जो है उस तरीके से देखने को नहीं मिलता है, ना ही सेलेबल एरिया ज़्यादा देखने को मिलता है। आज की डेट में लोगों को कारपेट एरिया देखने को मिलता है, प्लस जो उसमें टेरेसेस, बैल्कनी का एरिया ऐड कर दिया जाता है, तो उसके जरिए टोटल एरिया देखने को मिलता है, जिसको नॉर्मली मार्केट में लोग कारपेट एरिया ही कह के बुलाते हैं, जिसमें टेरेसेस का एरिया जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब सुपर बिल्टअप में ऑलरेडी जो कॉमन एरिया है, जो पार्किंग का एरिया, वो ऑलरेडी प्रोपोर्शनेटली जो है सब में डिवाइड किया जा चुका है जितने फ्लैट ओनर्स हैं, तो दोबारा पार्किंग के नाम पे चार्ज क्यों लिया जा रहा है?
या फिर पार्किंग बेचने की बात कहाँ से आ जाती है? देखिए यहाँ पे एक बात तो सही है कि रेरा में, जब से रेरा जो है इम्प्लीमेंटेशन में आया है, 2016 में आया और हर स्टेट वाइज जो है अप्लाई हुआ, तो महाराष्ट्र में जो है फर्स्ट में 2017 में अप्लाई हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखें या कहीं भी देखें, जो प्राइस पहले हुआ करते थे उसी प्राइस को डेवलपर देने लगा। जस्ट जहाँ पे वो सेलेबल एरिया दिखाता था वहाँ सीधा कारपेट एरिया और टोटल एरिया यानी कि टेरेसेस वगैरह मिला के दिखाने लग गया। बस फर्क इतना ही आया, बाकी कुछ फर्क आपको दिखता भी नहीं है। जबकि वहाँ पे ये होना चाहिए था कि वो बाइफर्केशन कर दे कि भाई अब आपसे इंफ्रा चार्ज नहीं करेंगे, आपसे सिर्फ कारपेट का चार्ज करेंगे, और अगर आप पार्किंग ये बड़ी वाली ले रहे हैं तो उसका इतना पैसा होगा, उसको फिर वो लिख के देता। तो ये तमाम चीज़ें वो करने से बचता है। वो सीधा जो रूल आया कि आपको कारपेट एरिया बताना है, तो जिस हिसाब से पैकेज पहले था वैसे ही पैकेज रख दिया गया, और जैसे जैसे एप्रिसिएशन होने लगा वो उसी में प्राइस बढ़ा के आपको दिखाने लगा। और जो एक कंपल्सन था कि कारपेट एरिया दिखाना है, वो डेवलपर ब्रोशर में भी दिखाने लगे और उसमें टोटल एरिया भी दिखाने लग गए, यानी कि वो रूल के हिसाब से भी सही हो गए। और देखिए ये बेचने वाले का चॉइस है कि उसका प्राइस वो कितना रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो बेसिक कॉस्ट है प्लस जो इंफ्रा चार्जेस है, जिसके अंदर सोसाइटी फॉर्मेशन, फिर आपके क्लब हाउस चार्जेस, उसमें आपका मेजर चार्जेस पार्किंग का रहता है, ये इंक्लूड करके जो आपका एग्रीमेंट कॉस्ट बन रहा है उसमें आपको वो फ्लैट मिल रहा है। और उसके साथ जो भी पार्किंग वो ओपन दे रहा है, कवर्ड दे रहा है, सेमी कवर्ड दे रहा है या मैकेनाइज पार्किंग दे रहा है, वो आप समझ के चलिए कि वो आपका पैकेज है। अगर आपको वो पैकेज बहुत ज़्यादा हैफेजार्ड लग रहा है, बहुत ज़्यादा आपको एक्सकेलेटेड लग रहा है, तो आपको उस मार्केट में सर्वे करना चाहिए कि वहाँ का सही प्राइस क्या है। उस पर आपको बिल्डर से बात करनी चाहिए। अगर बिल्डर वहाँ पे निगोशिएट करता है अच्छी बात है, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए। लेकिन अब मुद्दा ये है कि सुपर बिल्टअप में वो डाला गया है नहीं डाला गया, ये मुद्दा नहीं है। ये चीज़ पहले के लिए थी जब रेरा एप्लीकेशन में नहीं था। लेकिन अगर आप आज के डेट में देखेंगे तो आज तो वो पैकेज बेच रहा है, फिर वहाँ बाइफर्केशन की बात ही नहीं आती। वो सीधा कहेगा भाई आपको ये 700 स्क्वायर फीट का 2 BHK दे रहे हैं, इसके साथ ये पार्किंग है और हम आपको पार्किंग बेच भी नहीं रहे हैं, जबकि वो इंफ्रा चार्जेज में होता है। क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करता है कि मैं आपसे पार्किंग के पैसे ले रहा हूँ, उसका रिसिप्ट भी देगा, तो उसको कहीं ना कहीं ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि आपको पार्किंग का पूरा डायमेंशन दिखाए, उसका एनेक्सर ऐड करे एग्रीमेंट के साथ, उसके कारपेट एरिया को भी बताए जो उसका पार्किंग का कारपेट एरिया है और उसका पार्किंग नंबर। ये सारी चीज़ें आपको डे ऑफ एग्रीमेंट आपके साथ अटैच हो जाए। लेकिन ये करने से बचने के लिए कहीं ना कहीं डेवलपर आपको ये दिखाता है ये जो आपको मैं पार्किंग दे रहा हूँ ये इसके साथ एड ऑन है, इसके लिए अलग से पैसे नहीं ले रहे हैं, और इसीलिए उसका वो बाइफर्केशन भी नहीं दिखाता। अब लोगों के मन में ये दुविधा आती है कि फिर पार्किंग का अलॉटमेंट डेवलपर बाद में क्यों करना चाहता है। सिंपल सी बात है, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो श्योर नहीं होता कि वो बिल्डिंग 20 माले की ही बनेगी या 25 माले की भी हो जाएगी, क्योंकि FSI इंक्रीज होते हैं। बाद में डेवलपर एंसिलरी FSI भी परचेज करते हैं, प्रीमियम FSI भी परचेज करते हैं। तो इन सब के चलते उसको पहले तो श्योरिटी नहीं होती कि जो पार्किंग हम अभी हमारे पास हैं क्या उतने में काम चल जाएगा, या फिर आगे कुछ इस तरीके से भी बेचना होगा जिनको हम पार्किंग ना दें। तो अभी से अगर हम सबको पार्किंग बेच देंगे तो बाद में हमारे पास एडजस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसके चक्कर में वो पार्किंग अलॉट नहीं करते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ यह भी होती है कि लास्ट में जब फ्लैट बचते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसको जो है एज ए निगोशिएशन टूल भी यूज करता है। मान लीजिए आखिरी के 10% इन्वेंट्रीज बचे हैं डेवलपर के पास, तो उस समय वो उस फ्लैट के साथ वो बता देगा कि भाई ये आपको पार्किंग अभी से अलॉट करके दे रहे हैं, हमने अभी तक किसी को भी पार्किंग अलॉट नहीं किया है, लेकिन अभी हमारे पास इतनी ही इन्वेंट्रीज बची हैं, कुछ टॉप फ्लोर हैं, कुछ रिफ्यूज फ्लोर पे हैं, कुछ लोअर फ्लोर्स में हैं, कुछ गार्डन फ्लैट हैं। इसके लिए अगर आप ये फ्लैट लेते हैं इस प्राइस में तो आपको ये चूज कर लीजिए पार्किंग, या फिर इसके साथ ये पार्किंग दी जाएगी, 2 पार्किंग दी जाएगी, 1 पार्किंग, उसके लिए वो निगोशिएशन टूल के लिए भी यूज करता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए उसको स्कोप तभी मिलता है जब वो शुरुआत में बेचे गए फ्लैट के साथ पार्किंग अटैच करके या पार्किंग बता के अलॉट करके नहीं बेचता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रहती हैं, लेकिन आपके मन में ये दुविधा कतई नहीं रहनी चाहिए कि ऑलरेडी उसका एरिया जुड़ा हुआ है, उसका पैसा ले ही रहा है, फिर दोबारा पैसा पार्किंग का क्यों ले रहा है, क्योंकि वो पैकेज प्राइस है। और आपको पैकेज, मैं तो लोगों को यह सलाह दूंगा कि आप लोग जो पूरे टैक्सेस देने के बाद आपको ग्रैंड टोटल बन रहा है और जो आपको कारपेट एरिया मिल रहा है, भले वो टोटल एरिया ही क्यों ना हो, तो उसको आप टोटल पैकेज से इंक्लूडिंग GST, स्टैम्प ड्यूटी, एवरीथिंग, उसको आप एरिया टोटल एरिया से डिवाइड कर लीजिए और देखिए क्या पर स्क्वायर फीट रेट आ रहा है, और जो उसके कंपटीटर में प्रोजेक्ट हैं जिसे आप पसंद कर रहे हैं वो कितना आ रहा है। तो आप ज़्यादा एक्यूरेट जो है समझ पाएंगे कि पर स्क्वायर फीट आपका कॉस्ट किस जगह पे कितना जा रहा है और उस जगह का पोटेंशियलिटी कितना है। बाकी फिर भी आपके मन में कोई दुविधा है तो हमने आपको बता दिया कि क्वेरी कंसर्न फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक आप क्लिक करिए, आसान शब्दों में अपनी समस्या हम तक पहुंचा दीजिए। आगे चलते हैं, राहुल पाटिल जी हैं,
इन्होंने लिखा है, इज WTC कमिंग एट न्यू वाकड़। राहुल जी बिल्कुल, इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि आपका पंसील जो है कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहा है, जो लगभग 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। उसका जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस का जो डेटा था वो हमने एक्सेस किया था, उसके बेस पे हमने वीडियो बनाए थे। उनका पुणे ईस्ट में भी, खराड़ी में भी एक ऐसा ही कॉम्प्लेक्स लगभग 3-3.5 एकड़ में आ रहा है। लेकिन ये न्यू वाकड़ नाम, न्यू खराड़ी, न्यू वाकड़, न्यू बानेर एनेक्स, ये सब चक्करों में कभी मत पड़िए। जो लोकेशन का नाम है उसको उसी से डिनोट करिए। ये ज़रूर है कि जो ये एनवायरनमेंट क्लियरेंस पंसील का आया है ये आपको वाकड़ में ही मिल जाता है। और ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं और आई बटन पे भी प्रेस करके आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं, मेघा दवे जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर कैन यू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू फाइंड आउट एक्चुअल रेंट फॉर एन एरिया फॉर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। देखिए, किसी भी लोकेशन का जब आप कॉमर्शियल का रेंट निकालने जाएंगी तो वो वेरी करता है, उसके कई फैक्टर होते हैं। पहली चीज़, जो ओनर है जब उसे रेंट पे देना होता है तो थोड़ा सा ऑन हायर साइड ही कोट करता है, जो उसको बता के डेवलपर ने बेचा था। डेवलपर नॉर्मली क्या बताते हैं, अगर आप एवरेज समझे पुणे का किसी ठीक ठाक लोकेशन का, तो यहाँ पे बताया जाता है भाई 70 से 80 रुपये 90 रुपये आपको पर स्क्वायर फीट सेलेबल पे मिलेगा। यानी मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट का कोई कॉमर्शियल स्पेस और 40% उस पर लोडिंग करके बेची गई है, तो आपका कितना बन गया वहाँ पे, लगभग 700 स्क्वायर फीट का एरिया बन गया। अब 700 को अगर 70 रुपये वहाँ का रेंट है पर स्क्वायर फीट, तो लगभग 50,000 रुपये रेंट आपको मिलना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन अब वो ओनर जो है वो डिमांड इसलिए करता है क्योंकि उसको ये रेंज बता के बेचा गया था। वो चाहता है कि भाई वो जो लोअर है जो अपर उसी के बीच में हमें मिल जाए, उसके नीचे ना मिले। दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर क्या होता है, यानी कि जो बताया गया यहाँ तो निगोशिएट करना है। दूसरा फैक्टर इसमें कहाँ होता है कि वो कॉमर्शियल का टाइप क्या है। यानी कि जब कॉमर्शियल की बात आती है तो कॉमर्शियल कई तरह के होते हैं। एक तो आपका ऑफिस स्पेस हो गया, एक आपका शॉप्स हो गया, एक आपका इस तरीके का हो जाता है कि वो ग्राउंड पे नहीं है पर वो अपर ग्राउंड लेवल पे शॉप है। तो इन सब के जो प्राइसेस हैं वो वेरी करते हैं। अगर मैं इन जनरल बात करूं ऑफिस स्पेसेस की, क्योंकि इसी का जो है सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है, और जो रोड लग के शॉप्स हैं वो तो लिमिटेड ही रहते हैं, क्योंकि आप हर फ्लोर पे जो है इस तरीके के शॉप बना नहीं सकते हैं। तो अगर आप ऑफिस की बात करिए तो प्रीमाइसेस किस तरह का है, अगर वो काफ़ी प्रीमियम प्रीमाइसेस है, जैसे आप मान लीजिए WTC वगैरह है, पंसील का कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है, तो वहाँ पे आपको, या अमर का कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे आपको रेंटल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तमाम बड़ी कंपनियाँ भी किसी न किसी फ्लोर पे पूरा फ्लोर प्लेट लेके बैठी होती हैं। और अगर मान लीजिए कोई 700-800 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया के वहाँ पे ऑफिस स्पेस हैं भी, तो थोड़े महंगे जाते हैं, क्योंकि उसको लेने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। वहीं अगर आप किसी ऐसे ऑफिस स्पेस या ऐसे प्रीमाइसेस में ऑफिस के कॉमर्शियल के प्रीमाइसेस पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको जो कॉमर्शियल स्पेस है वो 300 स्क्वायर फीट भी है, 400 भी है, 500 भी है, पूरा फ्लोर प्लेट भी है, तो वहाँ पे आपको अपेक्षाकृत थोड़ा लोअर साइड में भी मिलता है। और किसने कॉमर्शियल में कब इन्वेस्ट किया है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो अपना ROI कितना चाहता है। कॉमर्शियल पे लगभग लोग देखिए गिरी हालत में 4 से 5% वो ROI चाहते हैं एनुअली, लेकिन ये प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस हटाने के बाद, तो कहीं ना कहीं ग्रॉस आपको पकड़ के चलना है कि भाई मुझे 6% का जो है ROI इस पर चाहिए। उसके बाद उसमें जो भी आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, मेंटेनेंस है, निकलने के बाद लगभग 4.5-5% बच जाते हैं। तो ऐसे केस पे प्रीमाइसेस किस तरीके का है, उसमें किस तरीके की इन्वेंट्रीज हैं और किस तरह के लोगों ने परचेज किया है और कब परचेज किया, इस पर डिपेंड करता है। अगर आपको रियल समझना है, अब इस पर आ जाएँ, तो आपको कहीं ना कहीं इंक्वायरी रेज करनी चाहिए। एज ए टेनेंट बन के आपको जाके 1-2 जगह किसी भी लोकेशन में विजिट करना चाहिए, जो एक प्रीमियम सेगमेंट भी हो और नॉन प्रीमियम सेगमेंट हो। तो दोनों में आपको जब आप एक नेक टू नेक बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ इस हद तक नॉन प्रीमियम में जो है रेंटल जा रहा है और इस हद तक आपको प्रीमियम में। फिर भी अगर आपको कुछ समझना है किसी स्पेसिफिक लोकेशन का तो आप कमेंट में बता दीजिए, उस पर आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, आसिफ हालदे जी हैं, आर रेडी रेकनर रेट्स गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम अप्रैल 2023। देखें, रेडी रेकनर बढ़ रहा है, हर साल बढ़ता है। कोविड में केवल 1 साल नहीं बढ़ाया गया था, और कई जगह जहां पे रेडी रेकनर का रेट मार्केट प्राइस के ऊपर है वहां घटाया भी जाता है। ये हर साल की प्रक्रिया है, इसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो आम बायर हैं, जो कैश नहीं देते हैं, उनके ऊपर इसका खास कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रेडी रेकनर बढ़ने पे वहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जहाँ कैश का लेन देन हो, या फिर बिल्डर कोई नई प्रॉपर्टी बनाने जाएगा, लैंड परचेज करेंगे, तो वहाँ पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखता है। नहीं तो ये हर साल बदलने वाली चीज़ है। इसके चक्कर में कई बार ऐसा भी मार्केट में शगुफा फैलाया जाता है कि
कि फटाफट लीजिए, रेडी रिटर्न बढ़ रहा है, आपका स्टैम्प ड्यूटी बढ़ जाएगा, फलाना ढिमाका तमाम चीज़ें, इसके चक्कर में मत पड़िए। ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उसमें आप जाने वाले हैं, तो वैसे भी आप उसको आज खरीद नहीं सकते हैं, तो ज़्यादा सोच के फ़ायदा नहीं है। इसको हमने पिछले कई वीडियोज़ में आपको छोटे बड़े तरीके से बताया भी है। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा है, हमें कमेंट में लिख के बताएं। यदि आपको प्रयास पसंद आया है तो लाइक शेयर करने में क्या जा रहा है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आपको तमाम जानकारियां जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।